हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में ही पढ़ रहे थे अपन कंपोजिट ऑफ फंक्शन यानी संयुक्त फलन। यहाँ एक प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आपको बताना है। मैं आपको दो प्रॉपर्टियां तो पहले बता चुका हूँ, आज मैं आपको तीसरी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। तो इसमें एक नियम है, उस नियम के अकॉर्डिंग इसको प्रूफ करके बताना है क्या ये सही है। यदि f a से b में एक ही आच्छादक फलन है, एक ही आच्छादक फलन है, ठीक है, तथा f इनवर्स b से a में परिभाषित, मैं f का प्रतिलोम हो तो सिद्ध करो क्या f इनवर्स आई बी तथा f इनवर्स ओ एफ आई ए होता है। ठीक है, जहां आई ए आई बी तत्समक फलन है। तत्समक फलन है। तत्समक से तात्पर्य है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तत्सम फलन कहते हैं, यानी स्वयं का स्वयं से संबंध, ये वाला फलन तत्सम फलन कहलाता है। अब यहाँ सॉल्यूशन में देखना कि यहाँ आपको f a से b में एक ही आच्छादक, एक ही आच्छादक फलन है। ठीक है, और f इनवर्स b से a में परिभाषित है, क्योंकि खुद उसने दे दिया ऊपर। ठीक है, दो चीज आपको दे दी है। अब f इनवर्स और f इनवर्स o है। पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि ये किस समुच्चय से किस समुच्चय में परिभाषित होंगे, दोनों संयुक्त फलन। तो अब अगर हमको इस प्रकार से ये दिया हो तो इनका संयुक्त फलन बनाना है, वो किस समुच्चय से किस समुच्चय में होगा। f इनवर्स सच दैट, देखो मैं आपको यहाँ इधर बता देता हूँ कि ये किस प्रकार है। जैसे कि एक दो समुच्चय हैं, ये एक a और एक b, f a से b में परिभाषित है, तो f इनवर्स किस से किस में, b से a में परिभाषित होगा। इसमें एलिमेंट x है, इसमें एलिमेंट y है। ठीक है, तो अगर f a से b में है तो f इनवर्स b से a में परिभाषित है। ठीक है, दो चीजें। अब आपको इन दोनों का संयुक्त बताना है, तो किससे किस में होगा। f का प्रांत कौन है, b, और f का सह प्रांत कौन है, वो भी b है। तो यानी ये परिभाषित किससे किस में होगा, b से b में। b से b में 1। अब b से b में होने का मतलब है b के अवयव से ही संबंधित है। तो फलन कहते हैं हम एक अवयव का एक से संबंध होना, एक ही में। ठीक है, एक अवयव का एक अवयव से संबंध होना। तो ये b से b होने का मतलब है स्वयं के अवयव स्वयं से संबंधित हुए तो तत्सम ही हुए ना। इसी प्रकार तथा f इनवर्स ओ एफ, ये किससे किस में परिभाषित होगा। f का जो प्रांत है वो है a, और f इनवर्स का जो सह प्रांत है वो है a, तो ये a से a में परिभाषित होगा। किससे किस में परिभाषित होगा, a से a में। ठीक है, अब यहाँ हम ये देखते हैं कि हमारे पास में ये IA और IB हम कैसे पहचान करेंगे। B से B में होने का मतलब है IB, और A से A में होने का मतलब है IA, स्वयं का स्वयं से संबंध। लेकिन हम यहाँ ये समझेंगे कि एलिमेंट से क्या समझेंगे कि जब x बिलोंग टू A हो, implies that there exist y belong to B होता है। ठीक है, अब हमको यहाँ फलन तथा एक चीज इसमें क्लियर कर रखी है कि f a से b में परिभाषित है, तो डेफिनेट है कि आप लिखोगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई।
अगर एफ ए से बी में परिभाषित और एक्स बिलोंग टू ए और वाई बिलोंग टू बी हो तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। वाई ये आच्छादक है। क्या है ये? आच्छादक है। तो आच्छादक होने पर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। ठीक है। तथा अब आप इसको समझो कि एफ एक्स अगर वाई है तो यानी एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ? एफ इनवर्स वाई। या हम यूं लिख लेंगे कि एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ये दो चीज हमें ज्ञात हो गई ये, क्योंकि इसका प्रतिलोम भी विद्यमान है, इसी में परिभाषित है। ये कहता है परिभाषित है यानी विद्यमान है, तो प्रतिलोम भी विद्यमान है। अब आपको ये दोनों चीज ज्ञात करनी है, एफ ओ एफ इनवर्स। तो देखिएगा, एफ ओ एफ इनवर्स, एफ इनवर्स का प्रांत कौन है? यहाँ एफ इनवर्स का प्रांत है बी। तो बी का एक्स अगर ए को बिलोंग करता है तो वाई बी को बिलोंग करता है। तो यहां हम चलेंगे, जब वाई बिलोंग टू बी हो तो क्या? वाई बिलोंग टू बी हो तो यहां लिखना पड़ेगा वाई बिलोंग टू बी है, तो इम्प्लाइज दैट एफ ओ एफ इनवर्स वाई। इससे आपको ज्ञात करना है कि वाई रखने पर वाई ही परिभाषित होता है या नहीं, यानी वाई का वाई से ही प्रतिबिंब बनता है या नहीं बनता है। बिंब भी यही है, तो क्या प्रतिबिंब भी यही आएगा? एफ मजला कोष्ठक एफ इनवर्स वाई। ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि इसको ये समझें कि एफ इनवर्स वाई बराबर आप रखेंगे यहां से एक्स। अब आप ये समझ लीजिएगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? वाई। तो हमारे को एफ ओ एफ इनवर्स वाई रखने पर वाई ही प्राप्त हुआ, जो कि वाई बिलोंग टू बी है। यहाँ कह रहा था ये वाई बिलोंग टू बी है। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि वाई का वाई से ही संबंध हुआ, तो एफ ओ एफ इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा? आई बी, क्योंकि वाई बी के अवयव हैं, तो स्वयं का स्वयं से संबंध हो गया। तो इसका मतलब ये तत्सम फलन हुआ किसका? बी समुच्चय का। इस लाइन से भी आपको रीडिंग हो जाता है। तो ये एफ ओ एफ इनवर्स आ गया। इसी प्रकार आप सेकंड निकालेंगे, एफ इनवर्स ओ एफ। जब एक्स बिलोंग टू ए है तो इम्प्लाइज दैट एफ इनवर्स ओ एफ एक्स, क्योंकि एफ का प्रांत रखना है, तो एफ का प्रांत कौन है यहाँ पर? एफ ओ एफ इनवर्स में ए। तो ए के अवयव से चलेंगे हम, यहाँ लिखेंगे एफ इनवर्स मंझला कोष्ठक एफ एक्स। ठीक है। तो एफ इनवर्स एफ एक्स की जगह लिख लेंगे वाई, यहाँ दे रखा है वाई। अब एफ इनवर्स वाई कहता है एक्स, तो यहाँ हम एक्स लिख देंगे। इस तरह से हम इसको वापस नीचे उतारते हैं, तो एफ इनवर्स ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आया। तो अर्थात एफ इनवर्स ओ एफ इज इक्वल टू आई ए। क्यों? एक्स बिलोंग टू क्या है यहाँ पर? ए है, तो ये आई ए हो गया। यानी ये तत्सम है ए समुच्चय का और ये तत्सम है किसका? बी समुच्चय का। तो आया आपकी समझ में? तो ये इस तरह से ये एक नियम है जिसे हम सिद्ध कर सकते हैं। सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपकी समझ में नहीं आया हो तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, तो वहां मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ओके, नेक्स्ट आइएगा, आज एक क्वेश्चन भी इसमें रीडिंग करते हैं इसी का। क्वेश्चन है एक, यदि एक फलन है एफ आर से आर में परिभाषित है, समुच्चय भी आर, प्रांत भी और सह प्रांत भी आर है, यानी आर से आर में वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है, तथा एफ एक्स बराबर इसमें लिखा है एक्स क्यूब माइनस 3। क्या लिखा है? एक्स क्यूब माइनस 3 हो तो सिद्ध करो कि एफ इनवर्स विद्यमान होगा। तथा एफ इनवर्स का सूत्र ज्ञात करो और एफ इनवर्स 24 व एफ इनवर्स 5 का मान ज्ञात करो।
यानी यहाँ हमारे पास में तीन चीजें हो गई। क्या क्या हो गया? फलन देने पर वो कह रहा है एफ इनवर्स विद्यमान है। विद्यमान का मतलब होता है मौजूद है, उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ एफ किसी फलन का प्रतिलोम विद्यमान होने का तात्पर्य, हमने एक गुण पढ़ा था कल कि अगर एफ एक ही आच्छादक फलन है तो एफ इनवर्स भी एक ही आच्छादक होगा, यानी इसमें फलन का प्रतिलोम विद्यमान होगा। ठीक है, तो फलन है तो फलन का एक ही आच्छादक होने पर ही वह प्रतिलोम उसमें उपस्थित होता है, एफ इनवर्स भी एक ही आच्छादक होगा। तो अब आप क्या करोगे कि यहाँ जैसे ही आपको ये दिया है तो इसको एक ही और आच्छादक सिद्ध करके लिख लो, तो उसमें निश्चित है कि आप कह दोगे प्रतिलोम भी विद्यमान है। तो क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे फलन एफ आर से आर में परिभाषित है तथा एफ एक्स आपको दिया था एक्स क्यूब माइनस 3। ठीक है, इसके देने के बाद में आप ये करोगे कि इस प्रांत में दो अवयव मान लो। हम सबसे पहले एक एकी का गुण परिभाषित करना चाहेंगे, क्या एक एकी है या नहीं। यदि या माना x1, x2 बिलोंग टू आर, इस प्रांत के दो अवयव हैं। ठीक है ना, x1, x2 अगर बिलोंग टू आर हैं तो y1, y2 बिलोंग टू भी आर होंगे, यानी ये इस समुच्चय के अवयव होंगे। अब हमें एक ही सिद्ध करने के लिए लिखना पड़ेगा कि जब fx1 बराबर fx2 है, जब fx1 बराबर fx2 है तो आपको ये बताना है क्या x1 बराबर x2 आता है, तो एक ही सिद्ध हो जाएगा। अब अगर हमने ये लिख लिया तो इम्प्लाइज करके हम यहाँ लिखते हैं कि सब x1 बराबर fx1 बराबर fx2 है। ठीक है ना, तो नीचे लिख लेना fx1 की जगह पर। अगर fx है तो x क्यूब माइनस 3, fx1 होगा तो ये कहलाएगा x1 क्यूब माइनस 3। यहाँ x2 लिखेंगे तो यहाँ भी x2 लिखना पड़ेगा, x2 क्यूब माइनस 3। दोनों तरफ से एक समान संख्या -3 कट गई। ठीक है, ये -3 से -3 आपका कैंसिल हो जाएगा। x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब। दो एलिमेंट्स, दो अवयव का घन मौजूद है आपस में एक दूसरे का, तो घनमूल लेने पर घनमूल x1 बराबर x2 होगा। तो फलन के बराबर होने पर अवयव का बराबर प्राप्त हुआ, तो यानी यहाँ लिखेंगे कि fx1 बराबर fx2 है, इम्प्लाइज दैट आपको ये ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हो गया? x1 बराबर x2। तो अगर हमको इस प्रकार का गुण प्राप्त हुआ तो ये कहता है कि f एक एकी है, तो यहां लिख लेंगे f एक एकी है। ये एक एकी का पता लग गया। ठीक है, अब अगर आपको एक एकी का पता लग गया तो इसी प्रकार से आप आच्छादक का भी पता लगाओ कि सब f एक एकी है, इसके बाद आच्छादक भी है या नहीं है। तो आच्छादक के गुण के लिए क्या करते हैं, यहाँ दूसरा पॉइंट आच्छादक का पता लगाना है। यदि x belong to R implies that there exists y belong to R। अब fx is equal to y है, fx is equal to y है, तो y belong to R होने पर क्या हमको x belong to R प्राप्त हो जाएगी? ये प्राप्त हो जाएगी जब y belong to R है। fx is equal to y है और fx की जगह आपको दे रखी थी इसमें संख्या x क्यूब माइनस 3। अब आप इससे x निकाल के बताओ। तो ठीक है साहब, x क्यूब बराबर y प्लस 3 पक्षांतर कर दिया मैंने। पक्षांतरण में ऋणात्मक संख्या जाने पर धनात्मक हो जाती है। अब जब x घनमूल लूंगा, घनमूल लेने पर क्या करना पड़ेगा मेरे को कि x इज इक्वल टू इसकी जो घात है ना 3, वो इसके ऊपर इकट्ठे के ऊपर 1/3 बनकर चढ़ जाएगी, 1/3 हो जाएगा। क्या यह संख्या सहप्रांत की है? हाँ, बिलोंग टू आर। क्यों है? अब ये भी समझो कि y बिलोंग टू आर है तो y प्लस 3 भी बिलोंग टू आर होगा और इसका घनमूल भी एक वास्तविक संख्या आएगा, वर्गमूल नहीं है, ये घनमूल है, तो घनमूल भी वास्तविक आएगा। वास्तविक बिलोंग टू आर होता है क्योंकि वास्तविक संख्याओं में सभी प्रकार की ऐसी घनमूल की संख्याएं भी विद्यमान होती हैं। तो आया ना आपके समझ में? यहां तक तो ये आच्छादक का गुण हो गया। अब
हम क्या करते हैं कि अगर ये है बिलोंग टू आर में, तो प्रांत भी मेरे पास में आ रहे हैं, तो क्यों नहीं मैं इसको इस प्रकार की संख्या को x प्लस 3 की होल पावर 1/3 मान का भी तो कर सकता हूं ना। तो ये भी तो बिलोंग टू आर ही होगा, क्योंकि दूसरा भी तो x के रूप में, अगर x बिलोंग टू आर है तो इसमें भी ये बिलोंग टू आर होगा। जब fx का काम ये संख्या करेगी, जब fx की जगह पर मैं ये संख्या रखूं, तो कहां पर रखनी होगी मेरे को? अगर मैं यहां रखता हूं तो क्या मुझे x प्राप्त होगा? तो देखिएगा, इस fx की जगह पर इस संख्या को, तो यदि x प्लस 3 की होल घात 1/3 बिलोंग टू आर है, तो f में मैं अगर इस संख्या को लिख लेता हूं, तो ये संख्या यहां x के स्थान पर मैंने लिख ली, क्या मुझे वास्तव में फिर x प्राप्त हो जाएगा? ये मेरे पास में सह प्रांत की संख्या है। किसकी संख्या है? सह प्रांत की। मैंने इसको सह प्रांत की मान लिया। अब इससे सह प्रांत की मानने का अर्थ हुआ कि अब मैं यहाँ अवयव रखता हूं इसमें, देखिएगा इस जगह रख दूंगा। तो इस जगह रखने का मतलब है मेरे को ये पूरी x मानते हुए, ठीक है, तो x प्लस 3 की घात 1/3 और ऊपर से ये x के स्थान पर रख दी, यहाँ के स्थान पर, और घात 3 चढ़ाऊंगा, ये चढ़ा दी, और फिर माइनस का 3। अब अगर ये घात 1/3 है और ये 3 है, तो ये तो दोनों कट जाएंगे, तो केवल बचेगा कौन? x प्लस 3 और बाहर है -3। अब ये +3 और -3 कट जाएंगे तो बचा कौन? x। और x क्या है? ये प्रांत बिलोंग टू आर, यानी प्रांत है। तो सह प्रांत के सारे अवयव प्रांत के अवयवों से भी संबंधित हैं। तो आप ये कह सकते हो कि सह प्रांत के सभी अवयव प्रांत के अवयव से संबंधित है, यानी सह प्रांत हमारे को प्रतिबिंब कहलाता है और प्रांत हमारे को पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। तो सह प्रांत के सभी अवयव प्रांत के अवयव से संबंधित हैं, अतः f आच्छादक भी है। तो यहां लिख लेंगे, अतः f आच्छादक है, आच्छादक है। इस तरह से हम ये आसानी से कह सकते हैं कि f एक भी हुआ और आच्छादक भी हुआ। तो लास्ट में आप ये लिखोगे, आच्छादक ज्ञात करने के बाद में, तो पहला गुण तो आपने एक ही बता दिया, दूसरा गुण आपने आच्छादक बता दिया, ठीक है ना। दोनों बताने के बाद में आप लिखोगे, अतः f a से b में एक ही आच्छादक फलन है, एक ही आच्छादक फलन है, ठीक है। जब कोई एक ही आच्छादक होता है तो उसका प्रतिलोम विद्यमान होगा उसमें। तो यहां हम लिख लेंगे कि प्रतिलोम विद्यमान है। तो f का प्रतिलोम f इनवर्स विद्यमान है, ठीक है। या ये कह लो कि f का प्रतिलोम f इनवर्स भी एक ही आच्छादक होगा। अभी जो प्रमेय बताई थी वो भी सिद्ध हो जाती है, और इसका प्रतिलोम विद्यमान है वो भी सिद्ध हो जाती है। और प्रतिलोम ये f a से b में है तो f इनवर्स b से a में हुआ, तो यानी अद्वितीय होता है, तो ये अद्वितीय भी हो गया। तो यानी तीनों बातें इसमें सिद्ध हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम यहाँ पर कि ये कहता है f इनवर्स का सूत्र ज्ञात करो। अब f इनवर्स का सूत्र कौन हुआ, यहाँ पर ये समझना था। तो f इनवर्स का सूत्र ज्ञात करने के लिए हमको नियम तो यही काम में लेना पड़ेगा, लेकिन आपको दूसरे वे से बता देता हूं। तो देखिएगा, f इनवर्स का सूत्र ज्ञात करना थोड़ा सा सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है। अगर आपको f इनवर्स का सूत्र ज्ञात करना है तो यहाँ लिखेंगे f इनवर्स ज्ञात करना। किस प्रकार ज्ञात करेंगे? यदि fx इक्वल टू y है, ठीक है। अब आपने ये सिद्ध कर दिया था कि इसमें प्रतिलोम विद्यमान है, कौन? f इनवर्स। तो x इक्वल टू f इनवर्स y ये विद्यमान था, ठीक है। fx की जगह आपने क्या लिखा था? x क्यूब माइनस 3 बराबर y। अब आप x क्यूब निकालोगे, यानी यही प्रोसेस आएगा इस प्रकार से। तो x क्यूब बराबर y प्लस 3, ठीक है। तो x क्यूब बराबर y प्लस 3 है, तो x बराबर कहलाया y प्लस 3 की होल घात 1/3, ठीक है। अब हम यहाँ x को क्या कहते हैं? f इनवर्स y। बस यहाँ से थोड़ा सा हमें ये चेंज करना पड़ेगा
कि इस जगह तक तो ये सिमिलर आच्छादक का नियम कहलाया। यहां पर आ जाएंगे आप, इसको लिखोगे x की जगह पर f इनवर्स y। तो f इनवर्स y बराबर कहलाया y प्लस 3 की होल घात 1/3। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे को ये प्रतिलोम प्राप्त हो जाता है। अब अगर ये y बिलोंग टू r होने पर है, ये तो क्या कहलाया, y बिलोंग टू r होने पर, और यदि x बिलोंग टू r हो तो फिर प्रतिलोम क्या होगा, f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 3 की होल घात 1/3। ये प्रतिलोम हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आया हमारे पास में कि f इनवर्स 24 कैसे ज्ञात करना है। तो देखिएगा, यहाँ पर f इनवर्स 24 का मतलब है यहाँ मान 24 रख लीजिएगा या यहाँ 24 रख लीजिएगा, जहां भी अपने को सुटेबल लगे। तो अब हम यहाँ इसको लिख लेते हैं ऊपर की तरफ। आपने प्रतिलोम निकाला f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 3 की होल घात 1/3। ठीक है, इस जगह पर x के स्थान पर 24 रखता हूं, f इनवर्स 24। तो अब लिखोगे 24 प्लस 3 होल घात 1/3। ठीक है, तो 24 प्लस 3 कितना होता है, 27 घात 1/3। अब 27 अपने आप में कहलाती है 3 की घात 3। ठीक है, अब इसका घनमूल लेना है, तो घनमूल तो मैं ऐसे तो लूंगा नहीं, 3 की घात 3 चढ़ा के 1/3 लिखूंगा। 3 से 3 हम काट देंगे, घात से बटे की घात कट जाएगी, यानी 3 की घात 3 गुणा 1/3 कहलाई है। तो ये दोनों 3 कट गए, तो बचा कौन, केवल 3। बचा कौन, केवल 3। दूसरा बात, इसी सूत्र पर आधारित जैसे हमने 24 निकाला, तो ऐसे f इनवर्स 5 कैसे निकालेंगे। तो 5 यहाँ रखूंगा, तो 5 प्लस 3 होल घात 1/3। तो 5 और 3 कितना होता है, 8। यहाँ लिखोगे 8 की घात 1/3। 8 को क्या कहते हैं, 2 की घात 3। 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 2 8 के खंड कहलाते हैं ये, होल घात 1/3। तो अब 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 3 और 1/3, यहाँ भी 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या, 2। तो इस प्रकार f इनवर्स 24 आया 3, f इनवर्स 5 आया कौन, 2। तो आया आपके समझ में। अगर आपकी समझ में आया हो तो बुक के क्वेश्चन में कुछ एग्जांपल भी इसी टाइप में दिए हुए हैं, है ना, तो उन्हें करने की कोशिश करना, और नहीं आए तो बेझिझक पूछिएगा। ठीक है, ओके।